जय हिंद दोस्तों। क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। दोस्तों, वैसे तो हम लोग सब जानते हैं, आपने मेरी जितनी कहानियाँ सुनी हैं, क्रिमिनल्स के लिए सज़ा का वैसा ही प्रबंध है जैसा कि उन्होंने क्राइम किया। कोई भी क्रिमिनल जब उसे सज़ा मिलती है आईपीसी के तहत, तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में वो मामला आता है। उसके बाद लोअर कोर्ट जब कोई सज़ा सुनाती है, उसके बाद उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो उसे हाई कोर्ट में ले जाए मामले को, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद राष्ट्रपति तक भी बातें जा सकती हैं। और हर व्यक्ति जिसने क्राइम किया है उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित है। और हाँ दोस्तों, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए हमारे देश में फांसी की सज़ा होती है। और आप सब जानते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा है कि जो जज जब फांसी की सज़ा सुनाता है उस समय अपनी कलम को तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे जज के बारे में सुना है जिसको आज़ाद हिंदुस्तान में खुद फांसी पर चढ़ाया गया था? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने जितनी कहानियां आपको सुनाई हैं, मैं इस कहानी को उन सारी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान का पहला ऐसा मामला है। आज़ादी से पहले का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज़ादी के बाद अब तक कोई भी जज ऐसा नहीं है जिसको फांसी पर लटकाया गया हो इस मामले के अलावा। तो उन जज साहब का क्या ऐसा कसूर था कि उन्हें जेल में ही नहीं डाला बल्कि फांसी ही लगा दी? क्या वो उन्होंने हत्या कर दी किसी की? क्या वो काम था जिसके कारण उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा? इस कहानी में आगे चलकर आज आप मेरे साथ जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको जिसमें एक जज साहब को बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान में टोटल 67 फांसी लगी हैं अब तक, या 68 जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। उनमें अकेले एक इंसान जो कि एक जज थे, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। तो इस पर्टिकुलर कहानी में हम जानेंगे कि क्या उनका क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट था, अगर वो नहीं था तो उन्हें क्यों फांसी दी गई, और अगर था तो क्या वो फांसी जायज़ थी, क्या उन्होंने काम किया था, कहाँ पर उनको फांसी लगी थी, वो कहाँ के थे। ये सारी बातें आपको इस कहानी के अंदर पता लग जाएंगी। और आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा दोस्तों, अगर आपने कहानी को बीच में स्किप करने की कोशिश की तो शायद आप वो महत्वपूर्ण कहानी की, जो क्योंकि कहानियाँ जुड़ाव के साथ चलती हैं, अगर कोई भी जुड़ाव आपसे रह गया तो कहानी का जो क्लाइमैक्स और मजा है वो आपसे छूट जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप और कहानियों को तो जैसे आप देखते होंगे, लेकिन इस कहानी को आप पूरी तरीके से पूरा देखिएगा और आपको पता लग जाएगा वास्तव में इस कहानी के अंदर क्या चीजें छुपी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस कहानी की। ये कहानी है असम की। असम एक नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ का एक राज्य है असम। असम में एक जज साहब थे जिनका नाम था उपेंद्र नाथ राजखोवा। जी हाँ, सही आपने सुना, उपेंद्र नाथ राजखोवा। बचपन में ही पढ़ने के बहुत शौकीन, बहुत होशियार, अच्छी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद फिर वकालत की पढ़ाई करी। वकालत की पढ़ाई करने के बाद कुछ साल वकालत करी। वकालत करने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब इन्हें हिंदुस्तान में लोअर कोर्ट जो होते हैं, 3 तरह के कोर्ट होते हैं, आपको पता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो लोअर कोर्ट को सेशन कोर्ट भी कह देते हैं। तो लोअर कोर्ट में इन्हें बतौर जज नियुक्त किया गया। तो कई सालों तक अपनी सेवा इन्होंने बतौर जज दी और बहुत से लोगों को इन्होंने सजाएं सुनाई। और जब अंतिम समय इनकी रिटायरमेंट का आ गया तो उससे लगभग 2 साल पहले आखिरी इनकी जो पोस्टिंग होती है वो असम के ही एक इलाके में, जिसे धुबरी या आप डुबरी भी कह सकते हैं, डुबरी और ढुबरी, ये 2 नाम से फेमस है, सब लोग जानते हैं। वहां पर इनकी बतौर आखिरी समय में एज ए जज नियुक्ति होती है और ये वहां पहुंचते हैं, अपना ड्यूटी संभालने लगते हैं। बतौर इनको एक बंगला मिलता है और उस बंगले में ये जाते हैं। जज साहब की एक बीवी और 3 बेटियां थी, जो कि असम के गुवाहाटी में रहती थी। इनकी पत्नी का नाम पुतली राजखोवा था और जो बड़ी बेटी थी उसका नाम निर्मला था। उससे छोटी बेटी का नाम जोनाली,
और जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम रूपाली था। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वो अपनी माँ के साथ अभी घर पर थी, और जो उससे दो छोटी बहनें थी वो गुवाहाटी के ही एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो जज साहब को एक बंगला मिलता है। सबसे पहले वो सर्किट हाउस में रुके कुछ दिन, फिर उनको बंगला मिलता है एक, और बंगले में सरकारी बंगला था, वहाँ पर जज साहब अपना रहने की व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद उनकी बीवी का, बच्चियों का आना जाना, जैसे मिलने का समय मिलता था वो आते जाते रहते थे। तो 2 फरवरी 1970 को जज साहब की रिटायरमेंट का दिन था। तो 2 फरवरी 1970 को जब जज साहब रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो अपनी बीवी और बेटियों को बुलाते हैं अपने पास कुछ समय बिताने के लिए। बोलते हैं कि सरस्वती पूजा में आना है सबको। तो छोटी बेटियां आ नहीं पाती, उनके एग्जाम के दिन चल रहे थे, तो बड़ी बेटी और पत्नी उनके वहाँ पहुँचते हैं और वो बहुत अच्छा सरस्वती पूजा का आनंद लेते हैं दिन में, और खूब परचेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और 2 फरवरी से पहले वो गुवाहाटी में जो उनका मकान था अपना, जो किराए पे दे रखा था, वहाँ भी उनसे बोल देते हैं कि भाई अब आप इसे खाली कर दीजिए, हम रिटायर होने के बाद अपने मकान में वापस आएंगे। और पहली बार बेटी और माँ रुकते हैं घर पर कुछ दिनों के लिए। तो उस शाम को जिस दिन वो सरस्वती पूजा थी, तो बड़ी बेटी और पत्नी वहाँ रुके हुए थे। एक पेड़ था वहाँ पर उनके बाथरूम के और किचन के वहाँ पर। तो बाथरूम वाले पेड़ के लिए उन्होंने अपने मालिक को और अर्दली को बुलाया और बोला कि भाई आप इस पेड़ को हटाओ यहाँ से, इसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा इधर आती हैं। तो वो उस पेड़ को हटा देते हैं, वहाँ से गड्ढा हो जाता है जमीन। जब गड्ढा हो जाता है तो वो कहते हैं इसमें और गड्ढा कर दो गहरा। तो वो पूछने से तो किस लिए? तो कहते हैं भाई मुझे इसमें ना कुछ और फूल वगैरह लगाने हैं बिहार से ला करके, और ये इस खुला ही रहने दो, इसे मैं लगाऊंगा तब बंद करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद अगले दिन जज साहब पहुंच जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। तो मेम साहब जो होती हैं उनकी वाइफ, उनको पता नहीं होता, वो गड्ढे को भरवा देती हैं माली से दोबारा। अब जज साहब जब आते हैं लौट करके तो वो इतने आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्सा उन्हें आता है, और वो अपनी वाइफ से भी लड़ते हैं कि गड्ढा मैंने करवाया। तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आता। आखिरकार वो माली से दोबारा बोलते हैं वो गड्ढा वापस वही करो, मुझे उसमें फूल और पौधे लगाने हैं याददाश्त के रूप में, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो अगले जब कोई यहाँ पे आएगा तो उसके लिए मेरी ये भेंट होगी। ऐसे ही एक गड्ढा उन्होंने किचन के वहाँ भी पेड़ हटवा दिया, उसकी शाखाएं भी आती थी, उसको भी बोल दिया इसको भी हटा दो, इसको भी एक फूल लगाऊंगा मैं इस तरफ भी। तो इस तरह से उन्होंने अर्दली और माली से बोल करके बड़े बड़े 2 गड्ढे फूलों के लिए करवा दिए थे। तो उस रात माली वगैरह सब सो जाते हैं, अर्दली वगैरह, उनकी बेटी बड़ी और पत्नी घर पर थे। तो रात को जब सब सो गए तो सुबह उठ करके जो माली था उसने नमस्ते करी। उसने बोला साहब मेम साहब कहाँ हैं? तो वो कहते हैं मेम साहब हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनके पास चली गई हैं बेटी, और मेम साहब अर्जेंटली जाना पड़ा था, प्रातः ही निकल गई वो। एक बार तो नौकर को शक सा होता है, लेकिन मालिक थे वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया उसने। हो सकता है भाई चले गए होंगे, नौकर अपने काम पे लग जाता है। अचानक से एक नौकर की नज़र थोड़ी देर बाद एक बाथरूम के पिछले वाले पाइप पे जाती है। उस पाइप में लाल लाल कलर का कोई पानी सा आ रहा था। तो वो चौंक जाता है, वो वहाँ जाता है बाथरूम के पास। उसके बाद वो दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है कि जज साहब कुछ कपड़े धो रहे थे। उनके पास कुछ चादर थी, कुछ पिलो कवर थे, चादर रेड कलर की थी। तो उससे पहले उसे डाउट होता है कि जज साहब ने इससे पहले तो कभी कोई कपड़े धोए नहीं, लेकिन फिर उसका वही पॉजिटिव माइंड, वो बोलता है कि शायद रिटायरमेंट के बाद मन किया होगा, बड़े लोग हैं, अपना काम कर रहे होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और चादर ने कोई कलर वलर छोड़ा होगा। तो उसने उस चीज़ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो बाहर निकलता है बाथरूम के वहाँ से, फिर देखता है गड्ढा भरा हुआ था। अब उसके मन में डाउट आता है, जब तो साहब कह रहे थे कि इसमें फूल लगाएंगे, अचानक से गड्ढा भर दिया। वो ज़्यादा फिर कुछ नहीं कहता, हो सकता है बड़े लोगों का दिमाग है, पता नहीं फिर करवा लेंगे, इनका तो यही है। फिर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है सोचते हुए कि भाई हैरान तो बहुत हुआ वो, लेकिन फिर वही चीज़ की कोई बात नहीं, बड़े आदमी है, इनका जो मन करेगा हमसे फिर खुदवा लेंगे। बात आई गई हो गई। आज 14 फरवरी को जज साहब उन दोनों बेटियों के पास कॉल करते हैं। वो अपने रिश्तेदार के वहाँ रह रही थी क्योंकि पढ़ाई चल रही थी, उनके पेपर थे बिल्कुल एग्जाम। तो वो कहते हैं उनको भी भेज दीजिए। तो उसके बाद वो कहता है कि भाई नहीं, अभी तो नहीं, एग्जाम सर पर है, आप इस तरह मत बुलाइए बीच में। तो जज साहब बहुत जिद करते हैं और आखिरकार दोनों बेटियों को बोलते हैं कि उन्हें खास किसी इंपॉर्टेंट कहीं घूमने जाना है, उनको जरूर आप भेज दीजिए, हम जल्दी भेज देंगे। मुश्किल से वो उनको लड़कियों को भेजते हैं। 25 फरवरी को वो भेजते हैं। 12 फरवरी को उन्होंने बोला था, 25 फरवरी को वो लड़कियां आती हैं दोनों,
पापा जी लेने आते हैं उनके। जज साहब बस स्टैंड से घर पहुंचते हैं, हाय हेलो होती है, सभी से मिलते हैं, बड़ी खुश होती हैं लड़कियां दोनों। और उसके बाद शाम होती है, शाम का खाना खाते हैं। फिर 26 तारीख का दिन निकलता है और 26 तारीख के दिन में अचानक से फिर नौकर चाकर आते हैं, नमस्ते करते हैं, फिर पूछते हैं छोटी मेम साहब कहाँ हैं। तो जज साहब बोलते हैं कि वो दोनों भी अपने किसी काम से गए हैं वहाँ पर कोकराझार। तो अपने किसी काम से कोकराझार गई हैं और उनकी मम्मा और बड़ी बेटी भी वहीं पहुँच रही है और मैं भी 1-2 दिन में वहीं पहुँचूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम आन पड़ा था, इसलिए वो सुबह जल्दी निकल गई। नौकर के मन में फिर डाउट होता है। नौकर मन मन में सोचता है कि भाई ये है क्या चीज़ कि सुबह ही निकल जाते हैं, बिल्कुल बिना पता लगे, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर वही बात, जज साहब थे आखिरकार, कोई ऐसा थोड़ी ये छोटी मोटी चीज़ थी। फिर कोई उनसे सवाल जवाब करने वाला कोई था नहीं वहाँ पर। और नौकर ने जब बाहर निकला तो देखा कि दूसरा गड्ढा भी भरा हुआ है। अब नौकर के मन में फिर वही डाउट, फिर हैरान नौकर कि जब तो मालिक साहब कह रहे थे कि भाई इनसे बिहार से खास फूल लेके आएंगे, उस दिन मेम साहब पर भी गुस्से हुए कि भाई ये क्यों भरवा दिया था गड्ढा, आप जज साहब ने खुद ही भरवा दिया अपना गड्ढा। नौकर उसी सोच विचार में रह गए, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई, ना कभी उस ओर वो गए। उसके बाद पूरा मार्च निकल जाता है। रिटायरमेंट के लगभग 1-1.5 महीने तक सरकारी बंगले में ही रहे थे जज साहब। तो पूरा मार्च निकल जाता है, अप्रैल का महीना आता है और 15 अप्रैल को जज साहब अपना वो बंगला छोड़ते हैं। जब तक वो बंगला छोड़ते हैं, आमतौर पर जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो बस इसी तरह से कहते हैं कि वो लोग दिल्ली गए हैं, वो लोग यहाँ गए हैं, इस तरह की बातें वो बताते रहे। उसके बाद मई छोड़ करके जून में एक दूसरे सेशन जज जिनका नाम था N.K. चौधरी, N.K. चौधरी साहब बतौर जज वहाँ आते हैं और उनको वही बंगला अलॉट होता है और वो उस बंगले में रहने लगते हैं। अच्छा, जज साहब जब चले गए वहाँ से, इसी बीच उनकी मुलाकात होती है अपने एक अर्दली से, एक नौकर से, जयप्रकाश नाम था उसका। और वो मुलाकात होती है सिलीगुड़ी में। तो सिलीगुड़ी में जज साहब को वो मिलता है, वो दुआ सलाम करता है। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि वो किसी खास काम से यहाँ आए हैं और नौकर से ये भी बोलते हैं कि मैं एक होटल में ठहरा हुआ हूँ। होटल का नाम बताते हैं और कहते हैं कि भाई किसी को अभी बताना मत, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। उसके बाद वो उसके घर पर भी रुकते हैं 2-3 दिन और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो जज साहब की पत्नी थी पुतली राजखोवा, उसके जो भाई थे वो बतौर एडिशनल आईजी थे असम की पुलिस में। तो काफ़ी दिनों से उनका फ़ोन करते थे, बहन से बात नहीं हो पा रही थी। वैसे तो काफ़ी बिजी थे, लेकिन बीच बीच में अपनी बहन से बात करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पाते थे। तो आखिरकार उनको भी लगा कि भाई इतने दिन हो गए, जज साहब भी बात नहीं कर रहे, दीदी से भी बात नहीं हो पा रही। तो उन्होंने काफ़ी सारे कॉल मिलाए और कोशिश की कनेक्ट करने की अपनी बहन के साथ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने फिर छोटे लेवल पे अपनी थोड़ी छानबीनी सी करी और कोशिश की कि भाई दीदी का कुछ पता लगे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं। जज साहब से भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब वो हैरान थे कि दीदी और जीजू और जो भांजियाँ थी वो हैं कहाँ बेसिकली। तो ढूंढते ढूंढते वो ढुबरी पहुँचते हैं, आखिरकार बंगलों पहुँचते हैं जिस बंगले में वो पहले थे। वहाँ पर वो परमिशन लेते हैं जज साहब की और अंदर लोगों से, जो पुराने लोग थे, उनसे पूछते हैं जज साहब के बारे में और बेटियों के बारे में। तो उनका भी वही था कि जी वो तो दिल्ली गए थे एक बार वहाँ गई थी, हमें तो कुछ मालूम है नहीं। नौकरों से भी पूछताछ होती है, उनसे भी कोई जानकारी हासिल नहीं होती। आखिरकार वो एक वही अर्दली जयप्रकाश जो कोर्ट में था उस समय, कोर्ट में उससे मिलते हैं और उससे पूछते हैं, थोड़ी सख्ताई से पेश आते हैं। तो जयप्रकाश कहता है कि जी हाँ, एक्चुअली मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बता पाया था। वो मुझे मिले थे सिलीगुड़ी में और वहाँ के उस फलाने होटल में वो ठहरे हुए। तो बाकायदा जो आईजी साहब थे वो एक टीम बनाते हैं पुलिस की और बाकायदा एक टीम पहुँचती है उसी होटल में। होटल के 3 नंबर कमरे में दरवाज़ा खटखटाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से उपेंद्र नाथ राजखोवा निकलते हैं, वही जज साहब। अब ये थोड़े से चौंक भी जाते हैं पुलिस को देख करके। तो साले साहब जो उनके थे आईजी, वो उनसे कहते हैं कि जीजा जी दीदी का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ हैं। तो पहले तो जज साहब बोलते हैं वो वहाँ हैं, फिर वहाँ हैं। तो वो कॉल भी मिलाते हैं, लेकिन जिनके पास कॉल मिलाए वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो इससे शक थोड़ा सा और गहराता जा रहा है। तो वो फिर आखिरकार अपने जीजू से, जो जज साहब थे, उनसे बोलते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन में चलना पड़ेगा, ये आप हमें बताइए। आखिरकार जज साहब उनसे कहते हैं कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं एक पेपर पे लिख दूंगा आपके सामने, मैं बोलूँगा नहीं कुछ। और पेपर में असमिया लैंग्वेज में वो कुछ लिख देते हैं। असमिया लैंग्वेज में उन्होंने क्या लिखा था
वो लिखते हैं 10 फरवरी 1970 को उनकी जो पत्नी थी उस बंगलों में उसका पैर फिसला था और उसका सर दीवार में जाकर लगा, और सर इतनी तेज दीवार में जाकर लगा कि उसकी वहीं डेथ हो गई। मेरी बेटी बड़ी उस टाइम घर पे थी, और घर पे जब बेटी थी तो बेटी ने वो दृश्य देखा। बेटी बहुत पागल हो गई थी, उसको देख करके बहुत सदमे में थी। उसने सदमे में नींद की गोलियां खा ली और उसकी भी वहीं उसने सुसाइड कर ली। उसके बाद अगले दिन मैंने एक अपने नौकर की मदद से दोनों बॉडीज को गाड़ी में डाला और बहुत ही दुखी मन से रोते हुए उन दोनों की लाश को वहीं ब्रह्मपुत्र की नदी में फेंक दिया। और उसके बाद मैंने 25 तारीख को अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। वो बेटियां घर पे आई तो उन्होंने कई बार मेरे से पूछा, आखिरकार मेरे से रुका नहीं गया। इससे पहले मैं उन्हें कुछ बता देता इस बारे में, मैं उनको थोड़ा दूर ले गया ब्रह्मपुत्र नदी के पास, और वहाँ पर मैंने उन्हें वो सारी कहानी बताई जो उनकी माँ और बड़ी बेटी के साथ गुजरी थी। और उन दोनों लड़कियों ने ये बात सहन नहीं कर पाई, वो दोनों, और उन्होंने भी ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगा दी और उन दोनों की भी डेथ हो गई। तो इस प्रकार से मेरे पत्नी और तीनों बेटियां अब मर चुकी हैं। वो लिखते हैं तो पुलिस भी बहुत ही कदम फूंक फूंक कर रख रही थी, क्योंकि वो एक जज साहब से बात कर रहे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो वो जज साहब से कहते हैं, ठीक है, आप जो हमसे कह रहे हैं आपको ये बयान सारा मजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ेगा। तो उपेंद्र नाथ बोलते हैं ठीक है। वो कहते हैं मैं थोड़ा तैयार होकर अभी आता हूँ। वो बाथरूम में पहुँचते हैं। 2 मिनट के बाद बाथरूम से बहुत जोर से चीख की आवाज़ आती है। तो पुलिस एकदम से पहुँचती है, दरवाज़ा तोड़ती है, और अंदर वो क्या देखते हैं, उपेंद्र नाथ जो ये जज थे, इन्होंने अपने पेट में चाकू मार लिया और खुदकुशी की कोशिश की। उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस उनको लेती है, फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल में वो लगभग 1-1.5 महीना रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचती है, उनकी बॉडी रिकवर हो रही है, उनको आराम मिल रहा है। लेकिन पुलिस को तो उस बारे में पता करना ही था। आखिरकार 9 अगस्त को 1970 को जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर पुलिस उनसे पूछताछ करती है, और इस बार वो लिख करके नहीं, बोल करके बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ही अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को मार दिया। लेकिन पुलिस को उनकी इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी एक मनगढ़ंत कहानी बना चुके थे। पुलिस को लगता है कि फिर वो कोई गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बार पुलिस उनसे पूछती है, अगर तुमने उन्हें मार दिया तो उनकी बॉडी बताइए। तो वो फिर बताते हैं कि बंगलों में आप अगर देखेंगे, बाथरूम के पीछे एक गड्ढा है, उसे आप खोद कर देख लीजिए, और ऐसे ही किचन के पीछे एक गड्ढा है, आप उसे देख लीजिए, वहाँ पर आपको उन चारों की डेड बॉडीज मिल जाएंगी। तो 10 तारीख को पुलिस सेशन जज से परमिशन लेती है छानबीन के लिए, खुदाई करने के लिए। जो दूसरे जज थे चौधरी साहब, वो परमिशन देते हैं। उसके बाद ये लोग 11 तारीख को मजदूरों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। बाकायदा खुदाई होती है, और खुदाई जब होती है तो पहले बाथरूम वाले गड्ढे को खोदा जाता है दोस्तों। उसके अंदर से 2 कंकाल निकलते हैं, और तब वो बताते हैं ये कंकाल मेरी पत्नी और मेरी बड़ी बेटी का था। इस प्रकार से जब दूसरे गड्ढे को खोदा जाता है तो उसके अंदर से उनकी दोनों बेटियों के कंकाल निकलते हैं। इस तरह से 4 कंकाल जज साहब के बंगलों से बरामद हो जाते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि इनको दबाने में एक अर्दली, एक नौकर था, उसने मेरी मदद की थी। हम दोनों ने ही ये सारा काम मिलकर के किया था, लेकिन मारा तीनों बेटियों को और पत्नी को मैंने था। इसके अलावा जज साहब कुछ नहीं बताते। वो ये भी नहीं बताते कि मैंने उन्हें क्यों मारा, क्या मेरा मोटिव था। इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की। उसके लिए उनके क्योंकि वो जज थे, रिटायर्ड जज थे, एक स्पेशल जज की उनके ऊपर नियुक्ति होती है, और बाकायदा उनके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल होती है। उनके ऊपर ट्रायल शुरू होना था, उनको डुबरी ही एक जेल में रखा गया था। तो 12 तारीख को पता लगता है कि जेल में उन्होंने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की। इस बार फिर उनको मुश्किल से बचाया गया, फिर हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में फिर उनका इलाज हुआ, और आखिरकार उस प्रोसेस में जो उनके खिलाफ वो जो चार्जशीट दाखिल हुई थी, उनकी सुनवाई होनी थी, उसमें फिर देरी हुई। आखिरकार फिर उनकी हालत में सुधार होता है। पुलिस फिर उनके सामने वही सवाल कि आपने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को क्यों मारा। लेकिन जज साहब अपनी बात पर अड़िग रहे। सिर्फ उन्होंने यही बताया कि मैंने उन्हें मार दिया। बात तो ये थी, क्योंकि कहानी जो उन्होंने बताई उस पर पुलिस को अब यकीन करना था, क्योंकि उनकी निशानदेही पर वो 4 लाशें बरामद कर ली गई थी। इन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ने भरसक प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैंने अपनी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों को क्यों मारा था, मेरा मोटिव क्या था, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया था जो मुझे उन्हें मारना पड़ा। आज 27
जनवरी 1973 को उनके खिलाफ सज़ा सुनाई जाती है लोअर कोर्ट में, और वो सज़ा थी मौत की सज़ा। लोअर कोर्ट ने उनके इस कांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट माना और वो बोला कि भाई एक जज के लिए ये चीज़ बिल्कुल शोभा नहीं देती, उन्होंने बहुत गलत किया। उसके बाद ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं। 19 मई 1974 को, लगभग 1 साल के आसपास, हाई कोर्ट से भी यही बयान आता है कि जी नहीं, इन्हें फांसी ही मिलनी चाहिए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डालते हैं और 1975 में सुप्रीम कोर्ट भी उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है और बोलता है, बेंच जो होती है सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, कि ये केस जो था और ये जो जिस तरह से कांड इन्होंने किया है उसको अदालत बिल्कुल जो होता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम माना जाएगा इसको, क्योंकि एक जज के लिए ये बात कभी मायने रह ही नहीं सकती। एक जज ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो लोगों के लिए मिसाल होनी चाहिए कि जज ने भी अगर ऐसा किया तो भारतीय कानून सबके लिए समान है, और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मौत की सजा बरकरार रखती है। उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं होता। आखिरी उनके पास हथियार था, और दोस्तों वो हथियार था राष्ट्रपति महोदय के पास एक दया याचिका दाखिल करने का। और आखिरकार वो यही करते हैं, राष्ट्रपति के पास दया याचिका अपनी दाखिल करते हैं। और लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, और 1976 में राष्ट्रपति जो थे उनकी दया याचिका को, उनकी रहम की जो भीख थी, उसे कैंसिल कर देते हैं, उसे खारिज कर देते हैं। 14 फरवरी 1976 को आखिरकार वो दिन आ गया। 14 फरवरी 1976 को, लगभग शनिवार था उस दिन, 5:30 के बाद उपेंद्रनाथ राजखोवा जो जज थे सेशन कोर्ट के, खुद जज साहब को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। और जल्लाद जो कभी उनके कहने पर फांसी के फंदे को खींचता था, आज खुद जज साहब फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे थे। फांसी के फंदे पर उन्हें लटकाया जाता है, उनके ऊपर काला कपड़ा उड़ाया जाता है, और जल्लाद फांसी के उस जो लीवर होता है उसे खींचता है, और जज साहब फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं, उनकी मौत होती है। और जैसे मैंने कहा, आज़ाद हिंदुस्तान में इससे पहले कभी फांसी किसी जज को दी नहीं गई थी, और आज तक भी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में किसी जज को इस तरह से फांसी नहीं दी गई है। जज उनके बाद उस बंगले में रह रहे थे, चौधरी साहब, उन्होंने वो बंगला छोड़ दिया था। उनका भी वहाँ मन लगा, क्योंकि आदमी का ना मन बिगड़ जाता है इस तरह से जब देखता है 4-4 कंकाल एक बंगलों में मिले। उसके बाद उन्होंने भी वो छोड़ दिया। काफ़ी समय तक वो बंगला यूं ही पड़ा रहा, उसमें घास उग गई, इधर से वो टूटने लग गया, उसे भूतिया बंगला बाकायदा लोग कहने लगे। लोगों की बहुत बातें आई, जितने मुँह उतनी बातें, आत्माएं भटकती हैं, ये है वो है। आखिरकार 2010 के बाद असम जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस बंगले को तोड़ करके वहीं पर उस जगह पर एक जुडिशियल बिल्डिंग बनाने का निर्णय लिया था। शायद अब तो वो बिल्डिंग बन भी गई होगी। लेकिन दोस्तों, जज उपेंद्रनाथ राजखोवा ने फांसी के फंदे पे झूलने तक भी ये बात नहीं बताई कि उन्होंने अपनी पत्नी को और अपनी तीनों बेटियों को क्यों मारा था। ये आज भी एक राज है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि मरने के समय इंसान सच बोलता है और अपने दिल की वो सारी बातें बता देता है, लेकिन उपेंद्रनाथ राजखोवा ने मरने के समय तक भी अपनी उन बेटियों की हत्या और पत्नी की हत्या के बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताया। बहुत से लोगों ने अलग अलग कयास लगाए, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसे वो नहीं चाहते थे कि वो समाज में लोगों को उसके बारे में पता लगे। शायद उस राज को दबाने के लिए उस फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किसी को भी नहीं बताया। यहाँ तक कि अपने नौकरों तक भी उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं बताई। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एक जज को फांसी लग गई थी हिंदुस्तान में इस तरह के कांड पे, लेकिन पुलिस इस चीज़ को खोजती रही कि उन्होंने उनको आखिरकार क्यों मारा। बहुत सारी कॉल डिटेल जांची, हर तरह से जांच हुई, लेकिन ये नहीं आज तक पता लग पाया। वो ये तो पता लग गया कि उन्होंने मारा, लेकिन क्यों मारा, मोटिव क्या था, क्या उन्होंने कोई गलती की थी, क्या वो सन की थे, इस चीज़ का बिल्कुल आज तक भी पता नहीं लग पाया। ये क्यों आज भी एक क्यों है, और ये राज आज भी एक राज है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक ऐसे जज की जिसे आज़ाद हिंदुस्तान में 67 फांसी अब तक हो चुकी हैं। उनमें से एकमात्र एक जज थे उपेंद्रनाथ राजखोवा,
जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छी लगी। ये कहानी मैं अपनी बेस्ट कहानियों में से एक मानता हूँ, क्योंकि ऐसी कहानी दिल को झकझोर कर देने वाली है। इस कहानी के अंदर इतने राज छिपे हुए हैं कि आपको बिल्कुल इस कहानी को सुनकर के मज़ा आया होगा। ऐसी ही कहानियाँ मैं कोशिश करूँगा जो आप लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं उन कहानियों को दूर से जहाँ से भी मुझे लाना पड़े मैं आप तक ज़रूर लाऊंगा। कोशिश करूँगा कि आपको देश दुनिया की बातों के बारे में पता लगे और पता लगे कि हमारे देश में आखिरकार चारों तरफ चल क्या रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे चैनल पर कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को अपने साथियों तक भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरी कहानियों को आनंद उठा सकें और कुछ देश दुनिया की बातों को सीख सकें। दोस्तों, मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, इस आशा के साथ कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।